ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है और 25 सालों से मैं हीलिंग लाइन से जुड़ी हुई हूँ। मेरी आध्यात्मिक यात्रा भी हीलिंग के जरिए ही शुरू हुई थी 1995 से। तो दोस्तों, आज जो हम पिछले 19 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, हीलिंग वन माइंड, ये जो किताब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत डिटेल्स में एक एक टॉपिक को समझ रहे हैं कि कैसे एक मन हर स्तर पर काम कर सकता है। दुनिया भर में हम अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्तर पर तरह तरह के से काम करते हैं। ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, और ये एक बहुत ही विस्तार सब्जेक्ट है, जिसके अंदर में आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं है, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इट इज ऑल अबाउट नो डॉक्टर नो मेडिसिन। ये शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर स्तर पर कार्य करती है। और ये किताब में बहुत सारे रिसर्च वर्क के द्वारा उसमें एक एक चैप्टर्स को लिखा गया है। तो मैं इस किताब का, आज हमारा चैप्टर नंबर 20 है, जिसका हेडिंग है हीलिंग एंड द वन माइंड। तो हीलिंग किस तरह से लोग हीलिंग की दुनिया से जुड़ रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लोगों को हीलिंग के जरिए रोग मुक्त कर रहे हैं, कैसे हीलिंग उनके जीवन में आई और कैसे उन्होंने हीलिंग को अपना कर बहुत सारे लोगों को रोग मुक्त किया। तो इस किताब के बारे में हालांकि सौरभ जी हमेशा आप लोगों को बता रहे हैं, अभी तक तो आप लोग बहुत कुछ जान चुके होंगे, फिर भी एक पीपीटी मैंने तैयार की है और इसके जरिए एक संक्षेप में मैं और थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि आप लोग भी जाने कि ये किताब क्या है और इसकी स्पेशलिटी क्या है। तो हियर आई एम शेयरिंग द पीपीटी फॉर दिस। पहले नीतू जी, एक सवाल नहीं, दो सवाल। हाँ जी। पहले तो ये हीलिंग क्या भला है? हाउ टू ओके। डिफाइन द हीलिंग? ओके। यस, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हीलिंग शब्द को अगर आप ब्रेक करेंगे, हीलिंग, ओके, तो ऐसे हील का मतलब होता है उपचार, लिंक इज अ कनेक्शन, यानी आप एक दिव्य शक्ति के साथ में आप कनेक्ट हो जाते हैं। आप जब कभी भी कोई किसी को हील करता है तो वो उसको लगता है मैं हील कर रही हूँ। एक्चुअली हम कोई नहीं होते हैं, ऑल हीलर्स आर द चूजन वन बाय द डिवाइन सोर्स। वो सिर्फ एक माध्यम है जिनके द्वारा ये कार्य होता है। और इस किताब में बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑथर्स हैं, उन लोगों ने अपनी रिसर्च में कई उम्र, कई शोध करने के बाद उन्होंने पाया कि वो इस दुनिया में आए थे। हर किसी का एक पर्पस होता है ना, व्हाई वी आर हियर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, हम क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। तो आपको जो चीज में सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, जिसको करके मजा आता है और जिससे खुशी है, सबसे बड़ी चीज होती है खुशी। तो ऐसी कौन सी चीज है, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। कायनात उसको आपके साथ जोड़ ही देती है। तो वो कब जुड़ेगी, किस तरह से जुड़ जाती है, वो आपको ध्यान करके आपको जानना होता है। तो हील जब कोई व्यक्ति करता है तो उसको सबसे पहले बहुत ज्यादा पीसफुल रहना होता है। मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी कोई पद्धति नहीं है जिसमें मेडिटेशन के बारे में नहीं बताया गया। मेडिटेशन इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, इट्स अल्टीमेट सोर्स, आई मस्ट से। तो इस मेडिटेशन के विषय में डॉक्टर यहाँ पे जॉन ग्राहम, उनके विषय में भी मैं बताऊंगी। एक टॉपिक है जिसमें उन्होंने मेडिटेशन किया, कैसे अपनी जर्नी के बारे में जाना और सीखा। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में हमें बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, क्यों हम आए हैं, क्या करने आए हैं, या कोई भी बहुत ऐसे आपके मन में कोई सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे होते हैं, जो आपकी जर्नी से रिलेटेड है, कोई भी आपको नहीं बता सकता आपके साथ सिवा। तो वो डिवाइन सोर्स आपको बताती है कि वाई यू आर हियर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। और फिर जब आप उसकी कॉलिंग को सुनकर, एक्सेप्ट कर कर जब आप कार्य करते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाता है।
आज की दुनिया में लोग हीलिंग को बहुत अलग-अलग नज़रिए से देखते हैं। ऐसा उनको लगता है कि हीलिंग नहीं करना चाहिए, ये एक कार्मिक इफ़ेक्ट हो सकता है। तो सबकी अपनी सोच है, अपनी धारणाएँ हैं, इसके पीछे क्या गहरा तथ्य है, ये जो कहते हैं वो ही समझ सकते हैं। पर अगर आप एक निस्वार्थ भाव के साथ किसी के लिए आप कोई काम करते हैं, तो वो चीज आपको और उनको दोनों को फलती है। इसको अपना एक मेटेरियलिस्टिक सोर्स ना बनाए। आप इस जीवन में, हम सब इस जीवन में कुछ देने के लिए आए हैं। ईश्वर से तो हमें बहुत कुछ मिल रहा है, पर हम क्या दे सकते हैं, हम कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। तो अपने अंदर वो चीज को झांकना है, देखना है, और सबने उस चीज को बांटना है। हीलिंग हैंड्स के जरिए मेरे ऑर्गेनाइजेशंस का जो नाम है, हमारा हमेशा से यही मंत्र रहा है, अ प्लेस वे यू कैन लर्न एंड हील योरसेल्फ। आओ, सीखो, आत्मनिर्भर बन जाओ। आपको कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो ये हर कोई कर सकता है, बस आपकी चाहत के ऊपर की बात है, आपके डेडिकेशन के ऊपर की बात है कि क्या आप इस हीलिंग से जुड़ना चाहते हो। क्या आप में इतनी धीरज है कि एक शांति से बैठकर आप किसी के लिए समय दे सकते हैं। यस, अगर आप दे सकते हैं तो यू कैन डू इट। ऑल मेडिटेटर्स आर हीलर, वी इनडायरेक्टली समहाउ वी ऑल आर हीलर्स। कोई रो रहा होता है, हम उसके आंसू पोंछते हैं, किसी को हम गले लगाते हैं, एक शांति का अनुभव जो होता है, क्या वो एक हीलिंग नहीं है। तो यहाँ सेल्फ हीलिंग पे लेरी डॉसर जी ने भी बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, तो उसके बारे में भी मैंने चार्ट बनाया है। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो यहाँ आपको बुक के लिस्ट भी मिल जाएंगे, तो यू कैन फॉलो दैट, यू कैन सी दैट कि ऐसी क्या खासियत है। और ये आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है ये प्रथा। और जितने हमारे मास्टर्स हुए हैं, चाहे वो जीसस बोल दीजिए, भगवान राम भी थे, उन्होंने भी कुबड़ी को हाथ लगाया था तो कुबड़ी भी एक सुंदर महिला में परिवर्तित हो गई थी। भगवान राम ने भी जब एक पत्थर को अपने अंगूठे से स्पर्श किया था तो वो भी अहिल्या बन गई थी। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये स्पर्श चिकित्सा। जैसे मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो इसमें 3 लेवल्स होते हैं। तो बेसिक में आप टच करते हैं, एडवांस कोर्स में डिस्टेंस हीलिंग होता है, थर्ड में मास्टर हीलर कोर्स होता है। तो इसमें सारी चीजों के बारे में डिटेल्स में बताया जाता है। तो जब आप पहले अपने आप को स्वस्थ रखिए, सुखी रखिए, हेल्दी रखिए, तभी आप दूसरों को अच्छा जीवन दे सकते हैं। सौरभ जी, वुड यू लाइक टू वाच समथिंग मोर? थैंक यू। वो हम एक्चुअल आपका पीपीटी ऑन बेस्ड सेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो आप दर्शकों से ये है कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल आते हैं तो आप चैट में लिख सकते हैं, और बीच में अगर मैं पढ़ी तो मैं जरूर जवाब दूंगी, नहीं तो अंत में आपके सारे सवालों का जवाब देने का जरूर प्रयास करूंगी। तो इधर अपने एक प्रेजेंटेशन के साथ अपना ये सेशंस को मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। क्या आप सभी देख पा रहे हैं? जी। तो दोस्तों, ये जो आज हम किताब के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसका चैप्टर 20 है, इस किताब का नाम है वन माइंड। जो लेरी डॉसे ने इस किताब को लिखा है, और इस किताब का जो कवर पेज है उसे में आप पढ़ के जान सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि व्यक्तिगत मन एक बड़ी चेतना का हिस्सा कैसे है और ये क्यों मायने रखता है। तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। 20th सेंचुरी में से हम 20वीं सदी से सुनते आ रहे हैं कि हमारा मन एक दिव्य शक्ति है, और ये अलग अलग डिविजन्स में डिवाइडेड है, जैसे कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड या प्री कॉन्शियस माइंड। अलग अलग तरीके से हम इसको जानते हैं। इसी के साथ चेतना का एक और स्तर है जो सभी के साथ एक स्तर पर साझा करता है।
वो है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, हम सभी को अंतरिक्ष और समय के माध्यम से जोड़ती है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। इधर कई शोध किया गया है, कई सारे स्टडीज के थ्रू ये पता लगाया गया कि दिमाग सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक वास्तविकता है। और इस किताब जो डॉक्टर लैरी डॉसे ने जो लिखी है, वन माइंड, इसमें ऐसी जो चीजों को कवर किया गया है वो एक संक्षेप में मैं बताऊंगी। दूर बैठे व्यक्ति के विचारों, भावना और शारीरिक संवेदनाओं को कैसे साझा किया जा सकता है, जैसे मनुष्यों को जानवरों के बीच। मरने वाले व्यक्ति से पहले से अज्ञात ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए, कोई भी खोई हुई या छुपी हुई वस्तु केवल मानसिक माध्यमों के से पाई जा सकती है। दोस्तों ये हम सब जानते हैं, कोई भी चीज अगर खो जाती है या हमें नहीं मिलती है तो हम आंख बंद करके थोड़ी सी देर जब सोचते हैं कि हमने कहाँ रखा था तो हमें तुरंत रिकॉल हो जाता है। तो ये माइंड कितना पावरफुल है, इसके बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है इसमें। निकट मृत्यु अनुभवों के माध्यम से एक सीधा संपर्क भी बताया है कि कई बार होता है जब हम नियर डेथ एक्सपीरियंस को फील करते हैं, एकदम जैसे ना कोई बहुत तकलीफ, कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कोई ऐसी परिस्थिति होती है जब हमें ऐसा लगता है कि बस अब हम मरने वाले हैं, तो उसके पहले क्या अनुभव होता है वो सबको होता है। ऐसे बहुत सारे ऑथर्स, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स जो हुए हैं उन लोगों ने बताया है, तो उसके बारे में भी उन्होंने इसमें बताया है। तो हो सकता है आने वाले आगे के चैप्टर्स में आप ये सारी चीजों के बारे में जान पाएंगे। तो इन शॉर्ट अगर बताऊं तो इस किताब का मूल सारांश ये है कि कैसे हीलिंग बॉडी, माइंड एंड सोल, ये सारे ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ हीलिंग जो है उसमें ये सारी चीजों को उन्होंने बहुत खूबी से कवर अप किया है। और इधर वो कोई भी तरह से मेडिकल एडवाइस नहीं देते। वो कहते हैं कि कोई भी बीमारी जो है वो आपके मन और सोच से होती है, और वो सोच को अगर आप सही दिशा में लगा दें तो आप हर स्तर पर अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो ये जो पीएमसी गुजरात ने जो इनिशिएटिव लिया है कि इतने सुंदर तरीके से हर एक लेसन्स को विस्तार से जो समझा रहे हैं, इट इज सच अ एप्रिशिएबल थिंग। एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट टू पीएमसी गुजरात एंड डॉक्टर सौरभ रंजन फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। ये दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। कई लोग इसको शायद किताब नहीं भी पढ़ सकते हैं और शायद उनको पढ़ना नहीं पसंद हो, पर सुन तो सभी सकते हैं। तो अगर आप सुनेंगे तो भी आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और आप जीवन के सत्य को घर बैठे जान पाएंगे। तो ये थी इस किताब के बारे में। और इस किताब के जो लेखक हैं लैरी डॉसे, उनका जन्म 1940 में हुआ था। वो एक फिजिशियन है, ऑथर हैं, और वो ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं हीलिंग ऑफ प्रेयर, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को, और इसी तरह से नॉन फिजिकल प्रैक्टिस को। उनका हमेशा से पेशा जो ऑक्यूपेशन रहा है वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एडवोकेट, पब्लिक स्पीकर हैं, राइटर हैं, इज अ फिजिशियन। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और आप देख सकते हैं कि उस समय से अब तक ये चीजें चली आ रही हैं। और ये किताब जो उन्होंने वन माइंड लिखी थी 2013 में लिखी थी, आज से सिर्फ 8 साल पहले। हम कहते हैं कि हमारी एज हो गई है, रिटायरमेंट हो गया है, एंड आई एम सो फाउंड ऑफ दिस पीपल कि ये लोग काम करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, देयर इज नो रिटायरमेंट। तो हमेशा जब तक ये जान है, जहां है, काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। और ऐसे बहुत सारी उन्होंने कुछ किताबें जो लिखी हैं, जो मैं रिसर्च कर रही थी, मुझे मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो हीलिंग से रिलेटेड अगर कुछ लोग हैं जिनको पसंद है, अगर आप इसके बारे में और विशेष रूप में कुछ जानना चाहें, तो लैरी डॉसे ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। यहाँ 11 बुक्स के बारे में मैंने मेंशन किया है, जिसमें है द पावर ऑफ प्रिमोनिशंस, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीलिंग पावर ऑफ ऑर्डिनरी थिंग्स,
जिसमें उन्होंने 14 नेचुरल स्टेप्स बताया है हेल्थ और हैप्पीनेस को के संबंधित। हीलिंग बियॉन्ड द बॉडी, री इन्वेंटिंग मेडिसिन, बी केयरफुल वॉट यू प्रे फॉर। हम पूजा तो करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर क्यों करते हैं, इसका कितना गहरा महत्व हो सकता है हमारे जीवन में, ये बहुत सुंदर तरीके से इसमें बताया है। प्रेयर इज अ गुड मेडिसिन, हीलिंग वर्ड्स, मीनिंग एंड मेडिसिन, रिकवरिंग द सोल बियॉन्ड इलनेस, और फाइनली स्पेस टाइम एंड मेडिसिन। ऐसे ये सारे किताब के नाम हैं जो लेरी डॉसे ने लिखी है, और इसके विषय में भी आप देखकर जान सकते हैं। तो ये जो किताब का जो स्टार्टिंग है वो इस जेनी एक्टबर्ग से स्टार्ट हुआ है। उन्होंने शी वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, वो एक मनोवैज्ञानिक थी और आध्यात्मिक की एक अधिकारी थी। कैंसर के आयाम में उनका कैंसर के वो आयाम में एक हाई प्रोफाइल पोस्ट पे थी। उनका इंटरेस्ट भी हीलिंग में था, और वो हवाई में रिसर्च करने का उनको एक मौका मिला था। नॉर्दर्न हवाई कम्युनिटी हॉस्पिटल वेमिया में एक बड़े आइलैंड में था। वहां उनको इनवाइट किया गया था कि हीलिंग से संबंधित कुछ रिसर्च किया जाए। तब वहां पर ऑल एल्मर बेकन नामक एक अमेरिकन इंजीनियर हुए, जो बिजनेसमैन भी थे। उन्होंने एक इम्प्लांटेबल कार्डियक पेस मेकर का आविष्कार किया था, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रोटिक की स्थापना की चिकित्सा उपकरणों के निर्माता थे। डॉक्टर बेकन को भी हीलिंग में बहुत इंटरेस्ट था। वो जानना चाहते थे कि कैसे हवाइन पीपल्स, हवाइन हीलर्स, लोग है ना, घर बैठे दुनिया जहां के कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परिस्थिति हो, कैसे वो हील करते हैं, उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या हीलिंग टेक्निक्स है, क्या तरीका होता है, वो इस विषय में जानना चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने जिनी एक्टवर्क को इनवाइट किया था, और उनसे उन्होंने ये जानने के लिए कहा था कि ये रिसर्च करके, ये खोज करके बताओ कि जो ये हीलिंग करते हैं, क्या वाकई ये सही है, क्या ये होता है, इसे कैसे प्रूफ किया जाए। तो इसके बारे में उन्होंने जीन एक्टरबर्ग को अपॉइंट किया। अब यहाँ जीन एक्टरबर्ग ने इसको तुरंत, जो उनको ये प्रोजेक्ट मिला, तो ये प्रोजेक्ट को लेकर वो तुरंत उतर नहीं गई। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में सौरभ जी ने भी बताया कि कोई भी चीज को रिसर्च करे बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसे ही सबमिट नहीं किया जा सकता, उसके लिए काफी शोध करना पड़ता है। तो जीन एक्टरबर्ग ने वो करीब उन्होंने 2 साल तक पहले काफी लोगों के साथ में वो मिली, उनके साथ में उन्होंने अपना एक क्लोज रिलेशन डेवलप किया। जिस रिसर्च हीलर्स के साथ में वो जानना चाहती थी कि वो किस तरह से अपना हीलिंग कर रहे हैं, तो उनके साथ एक कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप्स डेवलप किया, और वो जानने की कोशिश करी कि वो इसके पीछे क्या रहस्य है। तब 2 साल के शोध के बाद उन्होंने 11 हीलर्स को रिक्रूट किया, जो 23 सालों से इसमें काम कर रहे थे, और हर हीलर अपने फील्ड में बहुत ही सक्सेसफुली काम कर रहे थे। प्रत्येक चिकित्सक उस व्यक्ति का चयन करने के लिए कहा गया जिसके साथ उन्होंने सफलतापूर्वक काम किया था, जिनके साथ उनको पास्ट में उनका रिलेशनशिप उन लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा। वो एक अच्छी बॉन्डिंग, कंपैशन उनके साथ था, एक कनेक्शंस उनके साथ इनबिल्ट हुआ था, एक क्लोजनेस डेवलप था उन लोगों के साथ में। तो उनको लगा कि जब वो ऐसे लोगों से मिलकर जब वो काम करेंगी, तो उनको ये बात पता चल पाएगा कि वो किस तरह से लोगों की हीलिंग करते थे। तो फाइनली ये पता लगा कि हीलिंग करने का जो रहस्य था, जो
टेक्निक थी उसमें था कि प्रार्थना के रूप में वो हीलिंग करते थे, एक अच्छी वाइब्रेशंस भेजते थे, एक अच्छे इरादे भेजते थे और दुआ करते थे कि वो व्यक्ति जिस भी समस्या से उलझ रहा है वो समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे और कुछ भी हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे एनिमल्स के फॉर्म में कोई भी हो, हर स्तर पे हीलिंग कार्य करती है। तो जब उन्होंने ये पाया कि यही एक तरीका है जो डिस्टेंस हीलिंग के रूप में लोग इसको अपनाते हैं और इसी तरह से काम करते हैं, तो फाइनली एक्टरबर्ग ने इसको डिस्टेंस इंटेंशनलिटी का नाम दिया, जो आज के डेट में हम इसे डिस्टेंस हीलिंग के नाम से जानते हैं। तो फाइनली ये एक इंटेंशन होता है। What is distance healing? Distance healing means what intention you are giving to the सब्जेक्ट, आपका जो क्लाइंट है उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए आप क्या हीलिंग देते हैं। जैसे आगे के चैप्टर्स में टेलीपैथी वगैरह के बारे में भी डिस्कशन हुआ है, तो उसमें भी आपने जाना होगा कि वो कैसे होता है। आप जो सोच रहे हैं सामने वाला व्यक्ति भी एट द सेम टाइम उस विषय के बारे में सोचता है, तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस रियली प्लेज अ वाइटल रोल। तो इस पे रिसर्च करने के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया। वो 11 हीलर्स थे, वो 11 हीलर्स में उन्होंने वैसे 11 लोगों को लिया जो हीलर्स उन लोगों को नहीं जानते थे। एज अ सब्जेक्ट उन्होंने 11 लोगों को लिया और उनको कहा कि आपको उन 11 लोगों को हीलिंग भेजनी है। और उनके जो माइंड में कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से नहीं जा रहा था, तो वो किस तरह से पास होगा, अगर वो हीलिंग देंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो जानना चाहती थी। तो वो जानने के लिए उन्होंने 11 लोगों को अलग रखा, क्लाइंट को अलग रखा और हीलर्स को अलग रखा। हीलर्स कोई भी क्लाइंट को पहले से नहीं जानते थे, ना ही कोई भी क्लाइंट हीलर को पहले से जानता था। और फिर उन्होंने जब स्टार्ट करवाया तो इधर एक पिक्चर है, जब आप देख सकते हैं कि पहले पिक्चर में दो है कि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन के बस खाली 2 स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बाकी नहीं है। तो जैसे ही जब हीलिंग स्टार्ट हुई तो ब्लड सर्कुलेशन जो उनके दिमाग में था वो बहुत तेजी से स्टार्ट होना शुरू हो गया था। तो वो 2 मिनट्स के इंटरवल पे उनको वो चेक कर रही थी कि क्या हो रहा है। तो जैसे वो कहती कि बंद कर दीजिए, तो फिर वो देखती कि वापस वैसा रिजल्ट नहीं है। जैसे हीलर्स वापस से हीलिंग देते थे फिर से उनको रिजल्ट्स देखने को मिलते थे। तो ये फाइनली प्रूफ हो गया था कि हीलिंग हैज अ वेरी पावरफुल इफेक्टिव पावर। तो आउट ऑफ 11 10 पीपल्स के हीलिंग के रिजल्ट्स उसमें सक्सेसफुल दिखाए गए। तो ये एक हिस्सा था और ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। तो उनको लगा कि ये रिसर्च के बारे में वहाँ के न्यूज़पेपर वगैरह में भी इसके बारे में आना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि हीलिंग एक बहुत बड़े आयाम पे लोगों के जीवन में काम करती है। तो पर इसको वहाँ के जो न्यूरोमाइथोलॉजिस्ट लोग थे उन लोगों ने कभी भी इस चीज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। उन्होंने बताया कि जो मन और दिमाग दो अलग तरीके से कार्य करता है, तो वो इसको उन्होंने इसको अप्रिशिएट नहीं किया, इसका इम्पोर्टेंस उन्होंने नहीं दिया था और इग्नोर कर दिया था। हालांकि एक्टरबर्ग को इसके बारे में अच्छे से मालूम चल गया था और पिछले 40 वर्षों से वो अलग अलग तरीके से जो शोध कर रही थी उन्हीं में से ये भी एक था। और उनको ये पता था कि हाँ इससे ये होता है, भले ही कोई इसे माने या ना माने। फाइनली उन्होंने इसका नाम दिया हीलिंग एंड द वन माइंड। एक के बाद जब कोई हीलर किसी को जब हीलिंग करता है तो वो सिर्फ उसको हीलिंग ही नहीं बल्कि उसकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। दोनों के जीवन पे भी इसका एक रिलेशन डेवलप होता है, एक असर पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो जो रिसर्च कर रहे थे, बता रहे थे। इसी में से एक हैं जॉन ग्रहन। उन्होंने अपना एक जिराफ हीरोज बोलकर एक प्रोजेक्ट लिया था जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है।
और इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए वो हजारों लोगों की जिंदगी को उन्होंने परिवर्तित किया, अपनी लाइफ उनको डेडिकेट की, उनकी बहुत वो मदद करते आए। और वो नेचुरली एक एडवेंचरस थे, मतलब उनको शौक था रोमांच का। 16 साल की उम्र में वे एक मालवाहक जहाज पर रवाना हुए थे, और 20 साल की उम्र में माउंट किनले नॉर्थ वॉल की चढ़ाई उन्होंने की थी, जो पहले कभी भी किसी ने नहीं की थी। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है जो मैं आपको बताना जा रही हूँ। इनका जीवन बहुत रोमांच से भर्ती था, एक के बाद एक। बहुत सारे तकलीफों का इन्होंने सामना किया। हर तकलीफों से ये बाहर बहुत ही आराम से निकल के आ रहे थे। और इन्होंने एक के बाद एक जब वो निकले तो कैसे मेडिटेशन को ये ज्वाइन करे, और मेडिटेशन से कैसे इनको इनका जीवन रूपांतरित हुआ, और कैसे बहुत कुछ इनको जानने को सीखने को मिला। और फाइनली ये भी एक हीलर के रूप में इन्होंने अपने जीवन को स्वीकारा। तो ये इनकी एक लाइफ हिस्ट्री बहुत डिटेल्स में इसमें बताई गई है इस चैप्टर में, तो आपसे ये शेयर कर रही हूँ। तो 22 साल की उम्र में उन्होंने फाइनली एक दुनिया भर में सह यात्रा के रूप में यात्रा करी। और फिर तब लोगों को लगा कि मतलब एक जासूस के रूप में फिर उनको फाइनली पकड़ा गया था। बाद में 15 साल तक उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में अपनी फॉरेन सर्विसेज दी है, और एज एन इंटेलिजेंस एक्सपर्ट। वियतनाम में जब उनकी लड़ाई हुई थी तो 2 साल तक वो वियतनाम में जब वो लड़ाई किए थे, वो उनका फाइनल फेज था लाइफ का, जब वो उस लड़ाई में बहुत सारी कठिनाइयों का जब उनको सामना करना पड़ा था, बहुत सारे दुख दर्दों का जब उनको सामना करना पड़ा, तो उन्होंने देखा कि एक ऐसा कॉल उनके जीवन में आ रहा है जब वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं। जैसे उनको लग रहा था कि या तो वो मर जाएंगे, जीवन जीने के पीछे क्या मकसद है, वो जैसे कुछ खो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो एक के बाद एक जो परेशानी उनके जीवन में आ रही थी, वो उन्हें बार बार हर परेशानी से बाहर निकाल के जो एक नया जीवन दान प्रदान कर रही थी, उसके पीछे क्या मकसद था। तो उस लड़ाई में ऐसा हुआ था कि वो ऐसा फील कर रहे थे कि जैसे कभी उनको ऐसे लग रहा है कि वो जहाज में है, वो डूब रहे हैं, या कोई उनको गोली से मार रहा है, या वो जल रहे हैं। लेकिन हर एक परिस्थिति से वो बहुत मतलब आराम से निकल कर आए। फाइनली जब वो 30s के हुए, तब उन्होंने एक मेडिटेशन ग्रुप को ज्वाइन किया, और ये उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। जब उन्होंने ये मेडिटेशन ग्रुप ज्वाइन करने के बाद पाया कि उनके जीवन में जो एक रोमांच भरा जीवन जो उनको चाहिए था, उससे ज्यादा रोमांच उनको इस मेडिटेशन को ज्वाइन करने पर मिला। उनके लाइफ में एक अलग तरह से अनुभव होना शुरू हुआ, और सबसे पहले उनको लगा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस उन्होंने फील किया। मतलब जागरूक अवस्था में एक शांति से बैठकर वो जब मेडिटेट कर रहे हैं, और उसमें भी वो फील कर रहे हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, यानी शरीर से कैसे बाहर निकलने पर क्या क्या फील होता है, कैसा उनको लगता है। एवरीथिंग ही सॉ एट दैट टाइम। तो मेडिटेशन पे क्या क्या उन्होंने फील किया, इसके बारे में भी इस किताब में बहुत सुंदर से डिटेल्स में बताया गया। तो जब वो मेडिटेट कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि उनका शरीर बिल्कुल एक हल्का हो गया है, और जैसे कोई हवा में तैर रहा हो। कभी वो दाएं है, कभी वो बाएं है, कभी वो ऊपर है, या कभी वो नीचे है। तो उनको ऐसे लग रहा था कभी वो सीलिंग को टच कर रहे हैं, या कभी उनको ऐसे लग रहा है वो कोई चेयर पर बैठे हुए हैं। और कभी उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वो एक दीवार को तोड़ कर कहीं कोई दूसरे कमरे में निकल गए हैं, कोई दूसरी जगह पर पहुंच गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे उनको रोमांच भरे अनुभव होते थे, जिसके बारे में बहुत डिटेल्स में उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है, सिट डाउन यंग स्ट्रेंजर।
तो अगर आपको मेडिटेशन से संबंधित और रोमांच भरी चीजों के बारे में जानने का मन करे तो आप डेफिनेटली ये किताब के बारे में भी पढ़ सकते हैं और इसमें जान सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या दिया है। फिर भी इस हीलिंग वाले चैप्टर में भी उन्होंने काफी कुछ मेडिटेशंस के बारे में बताया कि क्या क्या अनुभव उनको एक्चुअल में हुए थे। तो मेडिटेशन के टाइम पर उन्होंने ये पाया कि उनके मन में एक के बाद एक पंखुड़ियां खुल रही हैं, जैसे फूल अपने मस्तिष्क में ऐसे हजारों पंखुड़ियां खुलना शुरू हो गई हैं और उनका जो शरीर जो आत्मा है वो पिघलना शुरू हो गई है। और धीरे धीरे उनको ऐसे लगा कि जैसे कि वो और ईश्वर बिल्कुल एक है, वो इस महासागर का एक बूंद है। अब उस समय उनकी बुद्धिमत्ता बिल्कुल अलग स्तर पर थी, वो कुछ अलग तरीके से देख रहे थे, वो बिल्कुल महसूस कर रहे थे। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अवेयर होते हैं, आप फील करते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन आप उस रियलिटी से, उस चीज से बाहर नहीं निकलना चाहते। आप डीपर लेवल में उसको फील करके आप महसूस करते रहते हो कि क्या हो रहा है। और वो जो एक के बाद एक जो पंखुड़ियां खुल रही हैं, जो हजारों फूल पेटल्स खिलने का जो एक अनुभव देख रहे थे, दैट वाज अ प्रोसेस ऑफ एनलाइटनमेंट, यानी कि ज्ञानोदय हो जाना। और तब उनको ऐसा लगा था कि वो और ईश्वर बिल्कुल अलग नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब उन्हें ऐसा लगा कि अब उनको बहुत सारे अनुभव हो रहे थे। कभी उनको ऐसा लगा था कि कब उन्हें दंडित किया गया, कब उन्हें रिवॉर्ड किया गया। जब हम बहुत डीप मेडिटेशन में जाते हैं ना दोस्तों, तो ये सारे फीलिंग्स ऑटोमेटिकली होते हैं। और यहाँ तो हम सब मेडिटेटर्स भी हैं, तो अगर आप बहुत गहराई से जब मेडिटेट करोगे तो ऐसे बहुत सारे अनुभव आप सभी को भी होंगे। और ये होता ही है कि आप अपनी गलतियों के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, हर चीज को बहुत गहराई से फील कर पाते हो। हर चीज को आप जान पाते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। तब उन्होंने ऐसा देखा कि वो हर एक जगह को फील कर रहा, हर डायमेंशंस को वो फील कर पा रहे थे और हर जगह अपने आप को वो देख पा रहे थे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो वो वननेस को उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। और तब उन्होंने बताया कि जो वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं मतलब मेडिटेशन में बंद आंखों से आप अंदर की दुनिया को देख रहे होते हैं। तो वो फील जो कर रहे हैं, दैट फीलिंग वाज आल्सो द फीलिंग। जो वो सीख रहे हैं वो भी अपने अनुभवों से वो सीख रहे थे। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जो कोई उनको बाहर से बता रहा हो। वो अपने अंदर अंदर से, अपने अनुभवों से वो सारी चीजों को वो सीख रहे थे। और वो उस मेडिटेशन के मिथ में ऐसा एक स्टेज आता है जब ऐसा आप बहुत डीप, बहुत तन मन से जब आप करोगे ना, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड। तो ऐसा सभी के साथ होता है। तो ही ऑल्सो फेल्ट कि ऐसा उनके साथ है, और तभी उन्होंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया। और उन्होंने ये देखा कि ये वो जो महसूस कर रहे हैं, क्या वो कोई एक किताबी बातें हैं, क्या उन्होंने कोई किताब में ऐसा पढ़ा था इसलिए उनके मन में ऐसा आ रहा है। तब उन्होंने पाया कि नहीं, कोई ऐसी किताब उन्होंने उससे पहले तो नहीं पढ़ी थी जिसमें ऐसा रोमांच भरा अनुभव कहीं लिखा हुआ था। वो उनका अपना इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस था जिसमें कोई फिल्ट्रेशन नहीं था। दैट वाज प्योर एक्सपीरियंस। और उनको ऐसा फाइनली लगा कि जैसे वो ईश्वर से स्वतः ही मिल रहे हैं। ही वॉज मीटिंग गॉड फेस टू फेस। तो जब ग्राहम बेल को ये एक्सपीरियंस हुआ तो उसके बाद वो और जब गहराई में गए तो एक सेशन में उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो एक नियर डेथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी कि वो मृत्यु के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं। और जब ऐसा हुआ तो उन्होंने देखा कि उनका शरीर वापस से फ्लोट होना शुरू हो गया था। और वो एक बहुत ही प्योर पावरफुल लाइट में अंदर जा रहे थे। और जो वो लाइट है वो एक टनल के थ्रू आ रही थी।
और उस टनल के थ्रू कोई ना डर, ना कोई फियर था, ना कोई स्ट्रेस था। बस ऐसे लग रहा था जैसे बस वो चले जाएं, और वो चलते जा रहे थे। और जैसे जैसे वो चलते जा रहे थे, वैसे वैसे वो लाइट और ब्राइट हो रही थी। जैसे दोस्तों, जब सुबह अगर आप जो सूरज की जो रोशनी होती है, जब आप उसको देखोगे, जैसे चुंधा गई, इतनी ज्यादा दिव्य रोशनी, जैसे कोहरा की तरह हो कि वो एक कोहरे में खो गए हैं, वो को देख नहीं पा रहे, इतनी ज्यादा पावरफुल लाइट थी। और उस लाइट के अंदर वो खो गए, वो जाते ही जा रहे थे। और वो लाइट में जैसे जैसे वो जा रहे थे, वैसे वैसे उनको एक अजीब सी शांति का अनुभव हो रहा था। और वो शांति में एक प्रेम था, एक आनंद था, एक अनंत शांति और प्यार भरा वो एक मार्ग था। तो उसमें ऐसा, जब वो जा रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था बहुत लोग अब अंदर से उनको वेलकम कर रहे हैं, उनको ग्रीट्स कर रहे हैं, कि धन्यवाद दे रहे हैं कि तुम यहाँ हो, तुम आ रहे हो। एंड ही वाज फीलिंग, वो भी खुद भी थैंकफुल थे। हर एक फीलिंग के प्रति वो जो फील कर रहे थे उसके लिए भी वो खुद भी बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुलनेस में थे। और फिर फाइनली उनको ऐसा लगा कि जो वो फील कर रहे हैं, क्या ये वाकई सत्य है? क्या ऐसा होता है? तो जी हाँ, जो उनका, कहीं ये एक सपना तो नहीं, कहीं ये कोई पागलपन तो नहीं है उनका, पर वो बिना कोई जजमेंट के उस फीलिंग्स के साथ में वो फ्लो कर रहे थे और अनुभव कर रहे थे। और उन्होंने पाया कि ऐसे बहुत 4,000 सालों पहले भी कई लोग हमेशा से जो ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, कई लोगों ने शायद इसका अनुभव आज तक किया है। और उन्होंने भी ऐसी बहुत सारी बातें लोगों को बताई है। तो एक्सपीरियंस जो फाइनली वो लाइट के जब एंड पॉइंट तक उन्होंने देखा कि इसका अंत कहाँ है, तो उनको ऐसा अंत नहीं मिला, पर वो लाइट के अंदर खो गए, वो जाते ही जा रहे थे, जाते ही जा रहे थे। दैट वाज द फाइनल वे। एंड ये एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस उनके लाइफ का एक बहुत बहुत बड़ा रोमांच भरा हिस्सा था। फाइनली उस मेडिटेशन एक्सपीरियंस से उनको ये पता चला कि उनके जीवन का जो ये कॉल था, जो बार बार उनको ईश्वर मौका दे रहे थे जीने के लिए, इतने संघर्ष का जो उन्होंने सामना किया, वो सारे संघर्ष से वो जो बाहर निकल कर आए और आज इस मुकाम तक जो वो पहुंचे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि उनको दुनिया को सर्व करना है अपने हीलिंग के द्वारा। और उन्होंने तब ये अंदर से उनको ये वाइब्रेशंस, ये वॉइस मिली कि वो आपसे इस दुनिया में सबको अपने हीलिंग के द्वारा वो लोगों को रोग मुक्त करेंगे, वो ठीक करेंगे। एंड वो सिर्फ ये चीज को अपने तक ही नहीं रखेंगे, बल्कि इसको और लोगों तक फैलाएंगे, और लोगों में भी इस विद्या को वो बांटेंगे, और इस पद्धति से लोगों को वो रोग मुक्त करेंगे। तो ये ग्राहम बेल की लाइफ का एक रोमांच भरा जीवन से कैसे उनका जीवन शुरू हुआ, और क्यों, कैसे वो एक के बाद एक सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद कैसे वो मेडिटेशन से जुड़े, और मेडिटेशन से जुड़ने के बाद फिर उनको कैसे वो हीलिंग को उनके जीवन में ये आया। तो ये जो कॉलिंग है, ये जो पर्पस है, वो हम सब इस दुनिया में जो आए हैं दोस्तों, कोई ना कोई पर्पस लेकर आए हैं। तो वो पर्पस हमारा क्या है, जब वो चीज अगर आप जानना चाहते हो, तो यू शुड रियली मेडिटेट। आप जब मेडिटेट करेंगे तो यू विल कम टू नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ। एंड वो आप उसको सुन के जब आप काम करोगे ना, तो एक अजीब सी शांति और सुकून का अनुभव आपको होगा। तो ये जॉन ग्राहम को जब इसके बारे में फाइनली कॉलिंग मिल गई, उनको पता चला कि वो इस दुनिया में जो उनको बचाया गया, एक के बाद एक जो वो आए, उसका पर्पस ये था कि वो लोगों को रोग मुक्त कर पाए। तो इसी दौरान एक किस्सा हुआ कि एक बार वो कोई फार्म हाउस में अपनी वाइफ के साथ हॉलिडे पर गए थे, और वहां पे कुछ बच्चे खेल रहे थे।
तो उसी में से जब कुछ एक छोटा 4 साल का बच्चा जब खेल रहा था, तो वहां कोई फार्म हाउस में एक ट्रैकर था। उस ट्रैक्टर का एक पाइप उस बच्चे ने पकड़ लिया था, और वो बहुत गर्म पाइप थी, जिसको पकड़ने की वजह से उस बच्चे के हाथ में छाले पड़ गए, और वो बच्चा उस दर्द से रो रहा था। बहुत बेचैन हो गया वो बच्चा। और वो फार्म हाउस का जो मालिक था, उस बच्चे को देखकर वो दौड़ा कि डॉक्टर को बुलाने के लिए और फर्स्ट एड किट का अरेंजमेंट करने के लिए। और उसकी माँ भी उस बच्चे को देख के एकदम रोना शुरू कर दी थी, डर गई थी कि अब उसके बच्चे के हाथ में जिस तरह से छाले पड़ गए थे, तो वो माँ भी उसको नहीं देख पा रही थी। और ग्राहम उस समय वो सारे सिचुएशन को ऑब्जर्व करके देख रहा था। सडनली उसको याद आया कि उसको ये जो जीवन मिला है, वो किसी की मदद करने के लिए, वो इस हीलिंग के जरिए शायद वो ठीक कर सकता है। तो उसने बहुत आराम से कॉन्फिडेंस में उस माँ को लिया और कहा कि क्या आप मुझे अपने बेटे को कुछ समय के लिए उसका हाथ मेरे हाथ में दे सकती हैं। तो उनकी माँ ने, उस बच्चे की माँ ने वो ग्राम के हाथों में अपने बच्चे का हाथ दिया। और जैसे ही ग्राम ने दोनों हाथों के बीच में अपने उस छोटे से बच्चे का जब हाथ रखा, तो उसकी आंखें स्वतः ही बंद हो गई, और उसने उस दिव्य रोशनी के जरिए उस बच्चे को एक हीलिंग दी। और थोड़ी ही देर बाद वो बच्चा का सारा रोना बंद हो गया, दर्द चला गया। और जब हाथ हटाकर देखा, तो उसने पाया कि अब उस बच्चे के हाथ में कोई छाला नहीं था, और वो पूरी तरह से वो बच्चा ठीक हो गया था। सब लोग आसपास में जितने लोग थे, बहुत आश्चर्य की नजर से ग्राहम को देख रहे थे। और वो बच्चा भी जब अपनी माँ के साथ वापस जाने लगा, तो वो भी एक आश्चर्य भरी और नजरों से उस ग्राम को देख रहा था कि कैसे उस व्यक्ति ने एक कुछ ही पलों में उस बच्चे की वो दर्द को कैसे मिटा दिया। तो अब राम को विश्वास हो चुका था कि ये जो शक्ति उसको मिली है, वो ईश्वर ने उसे दी है कि वो लोगों को, वो उसके इस पद्धति के द्वारा वो लोगों को रोग मुक्त कर पाए, उन्हें वो ठीक कर पाए। तो उसने ऐसा किया, और करने के बाद उसने बहुत बहुत ईश्वर को धन्यवाद दिया। और फाइनली उसको ये पता चला कि वो इकलौता एक ऐसा बच्चा था जिसको उसने ग्राहम ने अपने जीवन में टच हीलिंग, मतलब हाथ से स्पर्श करके उसने हीलिंग करी। और उसके बाद जितने भी लोगों का उन्होंने जो भी हीलिंग करी, तो वो उन्होंने हमेशा से डिस्टेंस हीलिंग यानी इंटेंशंस के द्वारा हीलिंग करके उनको रोग मुक्त करवाया। तो ये ग्राहम का जो नियर डेथ एक्सपीरियंस जो उन्होंने अनुभव किया था, उससे उनको फाइनली ये एक आंसर मिला कि नाउ ही हैज द पावर टू हील एवरीवन who ever come across in life. Yes, Saurabh ji, are you there? जी बिल्कुल। या तो किसी के कोई प्रश्न अभी तक यहाँ है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कीजिए, प्रश्न हम जनरली लास्ट में करते हैं, अभी जब सेशन हो जाए ना उसके बाद पूरा हो जाए। ओके, प्रश्न आया है ममता जी का, हाउ टू हील, लेकिन पहले हाउ टू स्टोरी पूरी हील। हो जाए उसके बाद। ओके, ओके, डेफिनेटली। तो जैसे कि इसमें बताया कि जो ग्राहक थे अपने जीवन का जो उनको आंसर मिला, वो आंसर उनको अपने मेडिटेशंस के द्वारा मिला। और उसके बाद उन्होंने जब लोगों की सेवा करी, तो सेवा करने पर उनको जो एक आत्मिक रूप से जो शांति और खुशी का जो अनुभव होता है, दोस्तों, जो हील करता है, जब किसी के चेहरे पे जो वो मुस्कान आती है, वो मुस्कान एक ऐसी खुशी आपको देता है जो आप खुद महसूस कर सकते हो, बल्कि आप किसी को बयां नहीं कर सकते।
मतलब आप कोई चीज अगर आप लेते हैं, जैसे आप मेडिटेशन करते हो, जो शांति आपको मिलती है, जो रिलैक्सेशन आप फील करते हो, दैट इज समथिंग हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड। वो एक्सपीरियंस है, वो फील करते हैं। तो ऐसे इतने महान जो कोई डॉक्टर्स हैं, कोई इंजीनियर है, कोई राइटर है, कोई ऑथर है, इस किताब के स्टार्टिंग में बहुत लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए बताया है कि हाउ देयर लाइफ हैज चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ हीलिंग। और फाइनली एक और एग्जाम्पल है हमारे बीच, जो उसमें इस लेसन में उन्होंने बताया है, डॉक्टर लेरी डॉसे ने, कि जॉयस डब्ल्यू हॉकिंस हॉक्स एक ये लेडी रही है। और जस्ट अ मिनट, ये भी शी वॉज अ बायोफिजिस्ट, ये सेल बायोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग देती हैं लोगों को। इन्होंने पेन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की है, और हॉकीज अमेरिकन एसोसिएशन की एक फेलो मेंबर है। और इन्होंने 3 डजन साइंटिफिक पब्लिकेशंस के ऊपर में अपने नोट्स को पब्लिश करवाया है। इन्होंने भी अपने जीवन में एक नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव किया था, और फिर उसके बाद इन्होंने डिस्कवर किया कि इनके अंदर भी वो शक्ति है जिसके जरिए वो हील कर सकती हैं लोगों को, और उनको भी रोग मुक्त करके एक नया जीवन प्रदान कर सकती हैं। और उसके बाद से आज तक वो अपने एक हीलिंग को उन्होंने एज ए प्रोफेशनली काम पे लिया है, और वो एज अ प्राइवेट प्रैक्टिस करती हैं। तो उन्होंने भी एक बहुत अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है सेल लेवल हीलिंग। तो ये जॉयस ने लिखी है ये किताब, और आप चाहें तो ये किताब भी मंगवा के पढ़िए, और उसमें आपको पता चलेगा कि हीलिंग के कितने स्तर हैं, और कितनी तरह से लोग कैसे कैसे चीजों को हील करके लोगों को रोग मुक्त कर पाते हैं, और लोग बहुत बिना डॉक्टर दवाई सर्जरी ट्रीटमेंट के अपने आप को हील करके एक सुखद जिंदगी को पाते हैं। ऐसे ही आगे है डॉक्टर रसल टर्क। इन्होंने भी हीलिंग से संबंधित एक किताब लिखी है जेन कैट्रा को लेकर, जिसका नाम है मिरेकल्स ऑफ द माइंड। ये किताब में भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हीलिंग से संबंधित बताया है कि व्हाट इज स्पिरिचुअल हीलिंग। ये है जेन कैट्रा। जेन कैट्रा ने उन्होंने डॉक्टरेट की है अपने हेल्थ एजुकेशन पे, और ये ऑर्बन यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। इन्होंने भी अपने जीवन में नियर डेथ एक्सपीरियंस को अनुभव किया है। यहाँ पे NDE हीलर जो बताया है, इसका मतलब होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। और जब ये साउथ ईस्ट एशिया में थी, 1974 की बात की टाइम बात है, तो एक बार इनको बहुत भयानक सर दर्द हुआ था। और उस सर दर्द से बाहर निकलने के बाद उनको उस समय उनको ऐसा लगा कि जैसे बस अब उनकी मृत्यु हो जाएगी। और तब जब वो उस परिस्थिति से जब वो बाहर निकली, निकलने के बाद उनको अंदर से एक आवाज आई, उनको तब ये पता चला कि अब वो ऐसा है कि वो इस इतनी ज्यादा जो पीड़ा वाला जो उनका दुख था, जो परिस्थिति थी, अगर वो उस सिचुएशन से अगर बाहर निकल के आ सकी, तो अब वो कोई भी निकल के आ सकता है। एंड देन फाइनली सी डिसाइडेड टू बिकम अ हीलर। तो उन्होंने फाइनली हीलिंग को अपना एज अ गिफ्ट चूज किया, जो उनकी इनर कॉलिंग थी। और फाइनली वो हीलिंग अब करके लोगों को वापस से रोग मुक्त करती हैं, उनको हेल्प करती हैं। और कैट्रा ने भी एक और बुक लिखी, जो यहाँ पे आगे मैंने आपको दिखाया था, रसल टॉक के साथ में ये किताब उन्होंने भी लिखी, दोनों जन ने लिखी है। और इस किताब में उसमें बताया है एक्सप्लोरिंग नॉन लोकल कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिचुअल हीलिंग। जो ये लोग फिजिस्ट हैं और रिसर्चर हैं, और ये रसल टॉक। तो इस किताब में बहुत कुछ हीलिंग के बारे में बताया गया है। मैंने बहुत छोटे छोटे तरीके से विकिपीडिया से ये सारी चीजों के बारे में पढ़ा, देखा, तो आई वॉज रियली फैसिनेटेड कि इतने महान लोग इतना अपना समय और योगदान उन लोगों ने अपने जीवन में दिया है हीलिंग को लेकर।
और कैसे लोगों के जीवन में वो खुशियां बिखेर रहे हैं, और उनको कोई भी तरह से सर्जरी, डॉक्टर, ट्रीटमेंट की अब आज जरूरत लेने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो फाइनली हीलिंग के लिए बताया गया कि it is appropriate that healing ability sometimes results from an encounter with one mind। यानी कि जो हीलिंग होती है, जो कोई व्यक्ति हील करता है, वो एक सोच है, वो एक मन के एक पॉजिटिव वाइब्रेशन का एक नतीजा है, जिसके द्वारा आप अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन जब आप किसी को भेजते हो, करते हो, तो वो व्यक्ति तक वो चीज पहुंचती है और वो उसके जीवन को रूपांतरित करता है। तो फाइनली हीलिंग आफ्टर ऑल इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स मीनिंग होल, यानी कि हीलिंग संपूर्णता है। डॉक्टर्स पर्टिकुलर चीज के लिए कहते हैं कि हम आई स्पेशलिस्ट हैं, तो हम हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो ईएनटी हैं, तो हम ऑर्थोपेडिक हैं, तो हम इसके डॉक्टर हैं, तो हम उसके डॉक्टर हैं। पर एक हीलर कोई चीज का स्पेशलिस्ट नहीं होता। हीलिंग आप हेड टू टो होता है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर का हर एक अंग पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी होती है। ये एक दिव्य ऊर्जा है। दिव्य ऊर्जा का प्रवाह क्या शरीर के पर्टिकुलर किसी एक अंग पे विशेष रूप से आता है, कि हमारे पूरे शरीर में इसका प्रवाह रहता है। तो हीलर इज समथिंग वेरी beautiful work to do healing, and healing is finally as a whole. So thank you, my dear friends. आई होप कि आप लोगों को आज हीलिंग से संबंधित काफी जानकारी मिली, और आपने जाना कि कैसे हर एक डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है या वो हीलर है या कोई राइटर है, सभी लोगों ने हीलिंग को अपने जीवन में एक मुकाम के बाद अपनाया, और इसके द्वारा लोगों को रोग मुक्त करके एक खुशहाल जीवन दिया है। यस, तो आप लोगों के बीच में अब इससे संबंधित अगर कोई सवाल है, कुछ अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम।